नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग के अगले आधे घंटे सोमवार को तड़के मदद करने के लिए हैं अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी साहब। आशीष जी, आजकल घर पे रहते हो, आप ऑफिस नहीं जाते क्या? इनफैक्ट आज थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ आशीष, कई सारे शोज थे आज सुबह से, तो ऑफिस जाने का समय ही नहीं मिला बस इसके बाद। चलिए, हमारे शो के लिए इंतजार कर रहे थे, सॉरी थोड़ा डिले के लिए, लेकिन आशीष जी आज हमारी मदद करेंगे बढ़िया तरीके से। लाइए, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज, रीच आउट करिए भाई। और रीच आउट करने में प्लीज ध्यान रखें, अपना नाम मेंशन करें। हमारी रिलेशनशिप टीम बता रही थी कि बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोग की क्वेरीज ढूंढ के निकालने में, दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि आप लोग नाम मेंशन नहीं कर रहे हो, डिटेल्स क्लियर नहीं है। प्लीज रीच आउट करें पहली चीज तो, और जब रीच आउट करें हस्बैंड के, ब्रदर के अकाउंट से अगर रीच कर रहे हैं, अपने खुद के ट्विटर आईडी या आपका खुद का ट्विटर आईडी का जो आईडी है वो कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज नाम भी मेंशन कर दे उसी ट्वीट पे, तो पता चल जाएगा हमको। महिला दर्शक हैं, वो अपनी क्वेरी पूछ रही हैं, हमारी रिलेशनशिप टीम आपसे संपर्क साध लेगी। रीच आउट करिए, लेकिन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप पहुंचेंगे नहीं हम तक तो हम कैसे पहुंचाएंगे आपकी क्वेरी सर तक। लाइए भाई, मंडे का दिन है और खासा पेनफुल सेशन, जबकि कल और आज के बीच में एक रिस्पाइट की खबर आई थी। एक और ग्लोबली सिस्टमैटिकली या सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है क्रेडिट स्विस, उसके दिक्कतें सामने आई थी, उसका निपटारा भी हुआ। कहा गया भाई कि रेगुलेटर्स ने इंटरवीन करा स्विट्जरलैंड के, और यूबीएस जो वहाँ का, यूबीएस सबसे बड़ा बैंक है स्विट्जरलैंड का, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, उसके बाद दूसरे पायदान पे क्रेडिट स्विस है। क्रेडिट स्विस अपनी दिक्कतों के चलते फंस गया था, यूबीएस ने उसको एक्वायर करने की बात कर दी, तो एटलीस्ट वो दिक्कतें खत्म हुई थी। एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग एक बड़े बैंक ने, एक स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट ने वीकर बैलेंस शीट को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करी थी। खबर बढ़िया थी, पर देखिए हालत क्या है। और उसके लिए ज्यादा बेहतर एक काम करता हूं, ये खबर बढ़िया थी तो यूएस के फ्यूचर्स जो थे 2/3% उछाल के साथ सुबह ट्रेड कर रहे थे कि सब अच्छा हो गया है। और इस समय अभी तो यूएस के मार्केट ट्रेड करना शुरू नहीं कर रहे हैं, वो 2/3 ऊपर वाले फ्यूचर्स का इस समय हाल देखिए, 1 से 1.25% यूएस के फ्यूचर्स दबाव में है। फ्राइडे के उस पेन के ऊपर जब वो संकट था, और अब जब क्लैरिटी आ रही है, उसके बाद भी जस का तस पेन बना हुआ है यूएस में, घूम गया है पूरा फ्यूचर। हमारे बाजार तो स्मार्ट थे, यूएस के फ्यूचर जब कमजोर थे तो भी दबाव के साथ हमने शुरुआत करी, और खुलते ही दबाव बढ़ता ही चला गया भारतीय बाजारों का। इंटरडे चार्ट दिखाइए स्क्रीन पर, तो हमने तो स्मार्टली उस खबर पर डाइजेस्ट किया था प्रेशर के साथ। और लेकिन एज वी स्पीक हम डेज लोज पर है, हमने शुरुआत में ही वायलेट कर दिए थे फ्राइडे के लोज, तो निगेट हो गए 950 के। 850 इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसीलिए है क्योंकि 850 क्या था, 16,850 पिछले हफ्ते का वीकली लो 16,850 पे बैठा है। ये 16,800 850 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी आ गई बाजार की, उसी के इर्द गिर्द है हम। इसको प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना जरूरी। एक तो जिस तरह का बिल्डअप है, दूसरा ये सितंबर 2022 के लोस थे जहां से बाजार घूम के चलना शुरू हुआ था, 18,000 के, 16,800 के, वहीं से घूम के चलने शुरू थे। प्रिसाइसली 16,818 वो लेवल्स थे। प्लस आप लोग को रोज सुबह हम लोग को दिखा रहे थे एक चैनल में बाजार मूव कर रहा है, उस चैनल का लोअर एंड भी 16,800 के आसपास है। इसीलिए 16,800 850 के तमाम लेवल्स जो है बड़े प्रिकेरियस लेवल्स हो गए हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है लेवल्स को डिफेंड करना, उसी के इर्द गिर्द हम इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। ये कहानी है भाई, क्रेडिट स्विस तो बच गया फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो क्रेडिट स्विस के होने से क्या हुआ, जो कि अब तक यूएस की प्रॉब्लम थी वो यूरोप की प्रॉब्लम बन गई। अब वो यूएस बैंकिंग क्राइसिस से ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस में तब्दील हो गई है, और खबरें ऐसी हैं कि कुछ और यूरोपियन बैंक्स भी ऐसे ही कगार पे खड़े हुए हैं, तो मूड बिगड़ा हुआ है। इसीलिए मूड बिगड़ा हुआ है तो इस तरह का रिएक्शन स्क्रीन पर है। हमारा ज्यादा कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, हमारा बैंकिंग सिस्टम एकदम रोबस्ट है, एटली अब तक जो समझ में आता है। तो हम थोड़ा सा सेंटिमेंट ज्यादा वे हो रहे हैं, और सेंटिमेंट्स वे हो रहे हैं हमारे नहीं है, हमारे फूफा एफआईआई जो है वो बहुत एग्रेसिव सेलिंग में, कैश मार्केट में अनअबेटेड कब से सेलिंग चली जा रही है। वायदा बाजार में हम बता रहे हैं किस तरह से लॉन्ग्स जो बचे कुछ अनवाइंड हो रहे हैं, कैसे शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। सिस्टम में 90% शॉर्ट्स थे फ्राइडे की क्लोजिंग सेशन में, और अभी भी कोई कवरिंग इंडिकेशन नहीं है। वो शॉर्ट्स पे 10 के 10 बैठे हुए हैं और बढ़िया ब्यूटीफुली बैठे हुए हैं, फिर 1.5% हम दबाव में आ गए। बढ़िया ग्रिप में उनके सौदे,
देखते हैं एफआईएस कब ब्लिंक करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ब्लिंक करते हैं मतलब कब पोजीशंस काटने आएंगे, काटिंग तेजी करें ना करें, कवरिंग करते तो अपना काम हो जाएगा, पर अभी तो वो भी नदारत है। खैर, सवाल जवाब का बेसिक आइडिया, कहां बाजार में इतना डीप में चला गया। नीचे वो आपकी स्क्रीन पे टिकर टीम चला रही है, सारी डिटेल्स बढ़िया तरीके से, उसमें ज्यादा देखने का नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं ऊपर अपडेट कर दूंगा। जो जो जुड़ चुका है दिखाइएगा। आज हमें मुंबई, आज हमें इंदौर और पुणे जाना है। अभी दिखने की दिक्कतें, सब जुड़ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ख्याल से पुणे जाना है, मुक्ता के पास। मुक्ता जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मुक्ता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मुक्ता मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना समय हो गया? भाई 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। और आई एम हाउस वाइफ। होम मेकर हो, 2.5-3 साल से शेयर बाजार में हो, मतलब बेसिकली हमदन ने 2020 के पैंडेमिक के बाद से शुरू करा। हाँ, ये ऐसा क्या हुआ, पैंडेमिक के बाद आपने कैसे शुरू करा? अब होम मेकर के लिए तो और दिक्कत हो गई होगी, हस्बैंड घर पे, बच्चे घर पे, और काम बढ़ गया होगा। फिर सर वो बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे ना, तो बहुत टाइम स्पेंड किया था, इसलिए वो कर दिया ऐसे। चलिए, तो आप लकी थी, आपको उस समय फ्री टाइम मिला। अपने घर में तो डांट पड़ती रहती, दिन भर घर पे पड़े रहते हो। काम बढ़ा रहे हो सबके, लेकिन ठीक है। अच्छा, तो ये 2.5 साल की जर्नी आपकी रही कैसी, मुक्ता मैम? शुरू में बहुत अच्छी रही, लेकिन अभी तो मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, तो थोड़ा लॉस हो रहा है, इसलिए वो मेरे क्वेश्चन है। अरे एक बात बताओ, मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, जल्दी क्या है? ये शुरू आप स्टॉक चुनते कैसे हो? एक्चुअल में हस्बैंड सपोर्ट करते हैं सर। हस्बैंड खड़े हैं साथ में? हस्बैंड खड़े हैं साथ में? नहीं, आज नहीं है हस्बैंड, लेकिन हस्बैंड के सजेशन से लेती हूँ मैं। तो शुरू में हस्बैंड ने सही सजेस्ट किया, बाद में हस्बैंड के सजेशन गड़बड़ होने लगे, तो इसीलिए आशीष सर की जरूरत पड़ गई हमको। पहली क्वेरी कौन सी है आपकी मुक्ता मैम? सर अदानी पोर्ट्स लिया था मैंने। हाँ। 50 शेयर से 720 से। कितना समय हो गया खरीदे हुए अदानी पर? मैं इसलिए जानना चाहता हूं, अभी जब गिरे थे तब हस्बैंड का आइडिया था खरीदने का, या पहले से लिए हुए हैं? नहीं, एक्चुअल जब वो फास्ट हाई हुआ था ना सर, 400 से 700 तक जल्दी हो गया, इसकी वजह से लिया था मैंने। अभी जब गिर के एकदम से वापस चलना शुरू हो गया था, 400 वाला जब भागने लगा था, तब ले लिए। ठीक है, अभी लिया है, अभी समझ गया। तो आशीष सर, ये तब का माल है जब वो 39, मेरे ख्याल से 395 से घूमा था अदानी पोर्ट, और घूम के ऐसा भागा कि हम सब एक्साइट हो गए थे कि अब तो सब ठीक हो गया है। क्या करना है अदानी पोर्ट्स में? है तो मेरे ख्याल से अदानी ग्रुप का एक ऐसा धंधा जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट अंडरलाइंग एसेट्स हैं, एक ऐसा धंधा जिसके पास सबसे बढ़िया ग्रोथ की विजिबिलिटी है, पर अदानी ग्रुप रिलेटेड इश्यूज हैं सर। क्या करना है? मैंने खरीदा है, मुक्ता जी ने 720 पे, 660 पे चल रहा है। आशीष सर, रखना है? लॉन्ग टर्म वाला मामला है या नहीं है? देखिए, फंडामेंटल देखा जाए तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं, यदि वैल्यूएशन वाइज देखा जाए, कैश फ्लो की विजिबिलिटी वाइज देखा जाए, तो अडानी पोर्ट सबसे बेहतरीन स्टॉक रहेगा। इनफैक्ट एक जो पोल भी हुआ था कि गिरने के बाद में कौन सा स्टॉक बाकी सारे एनालिस्ट परचेज करना चाहेंगे, तो वो अडानी पोर्ट ही था। तो मेरी सलाह अभी रहेगी कि अभी स्टॉक में आप बने रहें। जरूर स्टॉक में वोलेटिलिटी काफी बनी हुई है, पर जैसे ही थोड़ा सा मार्केट सेटल डाउन होगा, आपको आपका रेट देखने को मिलेगा। बट एक दूसरी समस्या जो अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक में नजर आती है कि जितना भी उनके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी बड़े बड़े उनके प्लान्स थे, अब वो सब कट होंगे। तो आप जो वैल्यूएशन उनको इतना ज्यादा दे रहे थे इसीलिए कि आगे उनकी विजिबिलिटी बहुत थी अर्निंग्स का, वो अब धीरे धीरे मॉडरेट होने वाली है। तो उसके वैल्यूएशन भी आपको धीरे धीरे मॉडरेट होंगे इन सारी कंपनियों के। तो मेरी सलाह रहेगी कि 720 तक का आप इंतजार करें, जैसे ही थोड़ा मार्केट पिकअप होगा, इनफैक्ट ये सबसे पहले चलेगा स्टॉक, और उस लेवल पे एक बार स्टॉक में से निकल जाने की मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि अदरवाइज आपको ये वोलेटिलिटी बहुत तंग करती रहेगी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो या तो आप ट्रेडर हो तब आप इसमें ट्रेड करें, इन्वेस्टर के लिए मेरा मानना है अभी भी सही समय नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने पैनल को अपॉइंट किया उसका रिपोर्ट आने देते, फिर उसके बाद कॉल लेंगे। बात सही है। ये प्रोजेक्ट्स में अब वो एग्रेसिव केपेक्स वगैरह, अभी वीकेंड पे भी कोई खबर आ रही थी, किसी अदानी ग्रुप ने सस्पेंड कर दिया था मेरे ख्याल से अपने पेटकेम प्रोजेक्ट को, ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ रुपए के पेटकेम प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया। तो दिक्कत तो आ गई है ग्रुप के साथ। ट्रेडर के लिए है, हम लोग के लिए अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जब तक क्लैरिटी ना आए। मैम, निकलने के मौके ढूंढेंगे फिर हम अदानी पोर्ट से। कहने के लिए बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन इस समय बहुत वोलेटाइल, हम रिटेल के लिए शायद इस समय स्पेस है नहीं।
इंदौर से नीता तिवारी जुड़ती हुई। नीता मैम को दिखाइए स्क्रीन पे। नीता मैम, गुड नहीं है क्या नीता मैम? ऑडियो दीजिए नीता मैम का। नीता मैम आवाज आ रही है क्या? यस सर। गुड। दिख नहीं रहा, आप कहाँ हो? शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ सर मैं। अरे चलिए, कोई इशू नहीं, तो चलता है, कभी कभी हो जाता है। आशीष सर, ये इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो रहा है क्या? इशू होगा। इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आईटी काफी बेहतरीन है। मजाक कर रहा हूँ, कोई इशू ऐसी तकनीकी हुआ होगा। इंदौर तो बहुत बढ़िया चमक रहा है आजकल। नीता मैम, चलिए जो है, आप सॉरी, आपकी फोटो भी नहीं है हमारे पास, हमें लगा था आप साक्षात नजर आओगे। खैर नीता मैम, पहला सवाल कौन सा आशीष सर के लिए? इंडसइंड बैंक है 200 शेयर 1100 पर। और इंडसइंड बैंक 200 शेयर 1100 पे। ये नीता मैम क्यों लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या इंडसइंड बैंक भाग रहा था, ट्रेडिंग करी थी? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लेती हूँ। और पहले ऊपर भी आया था पर वो तो फिर नीचे ही चला गया। हाँ, नहीं ठीक है, अभी ठंडा पड़ गया, वाकई ठंडा पड़ गया वो। और उस दिन से पड़ा आशीष सर, जिस दिन जो बढ़िया न्यूज आई भाई कि एक्सटेंशन आरबीआई ने मंजूर कर दिया एमडी सीईओ साहब का कार्यकाल, सुमंत कथपलिया का, वो दिन था जब वो ऐसे ही वो पीक बना, उसके बाद से वो ठंडा पड़ता चला गया इंडसइंड बैंक। अब तो 1000 रुपए के भाव पे कामकाज कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडसइंड बैंक 1100 पे खरीदा हुआ कैसा है? नहीं, अब मेरा मानना है उस न्यूज पर लोगों ने एक प्रतिक्रिया इसलिए आया कि वो कार्यकाल 3 साल का मिलना था, उसकी जगह सिर्फ 2 साल का मिला। तो एक रीजन चाहिए रहता है मार्केट को थोड़ा सा मुनाफा वसूल करने का, और वही हुआ। मुझे नहीं लगता बैंक के साथ फंडामेंटल कहीं कोई इशू है। मुझे नहीं लगता। आप देख रहे हैं कि ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक के सारे स्टॉक, चाहे वो एसबीआई जैसे स्टॉक हो या कोटक बैंक हो या आईसीआईसीआई हो, सभी में एक सेलिंग चल रहा है। तो इसलिए कारण से इंडसइंड में भी आपको इसलिए आपको यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। पर मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में बने रहें। 1100 का लेवल जैसे ही एक बैंकिंग स्टॉक में रैली कुछ आएगा, तो अब आपको यहाँ पर एग्जिट बिल्कुल मिल जाएगा। तो अभी बने रहने की सलाह। अभी बने रहने की सलाह है इंडसइंड बैंक को लेकर। मुक्ता मैम, अगली क्वेरी कौन सी थी? दोनों। मुक्ता मैम, अगली क्वेरी कौन सी? इसके बाद अडानी पोर्ट्स के बाद कौन सा स्टॉक मैम? स्टार हेल्थ था सर। हाँ, ओके। किस भाव पे लिया हुआ है मैम, कुछ आइडिया दोगे? हाँ मैंने 900 पे लिया था सर, आईपीओ पे लिया था 2 लॉट। ओह, दिसंबर 21। हाँ, 200 पे आईपीओ आया था और तब से रखा हुआ है। भाई आशीष सर, दिक्कत थी, बहुत मार्की इन्वेस्टर्स सबके नाम वाम आए थे, आईपीओ था, हेल्थ स्पेस का बड़ा गजब का, सब कुछ ठीक लग रहा था। पर कहाँ वो 900 पे ऑफर किया गया, कहाँ 550 पे आज इस समय कामकाज करता हुआ। और मैंने आईपीओ से रखा हुआ है, मेरे तो 350 रुपए पर शेयर उड़ गया है। क्या करना है इसमें? यही इनफैक्ट ज्यादातर रिटेल निवेशकों का कंसर्न रहा है कि आईपीओ के बाद तो वही रेट तो कभी देखने को मिला नहीं, और हमेशा नीचे ही ये ट्रेड होता रहा। क्योंकि रीजन ये कि जो वैल्यूएशन ऑफर किए गए थे निवेशकों को, काफी हाई वैल्यूएशन थे। और इसके अलावा क्या हुआ, अच्छी से स्टॉक में 2 साल बहुत खराब रहे। 2021 और 2022 काफी खराब साल रहे स्टार हेल्थ के लिए। बड़ा बड़ा उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें भी कहीं कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। बट 2023 में अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जब थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है। तो कोविड रिलेटेड इश्यूज और ये सब जो पहले इतना क्रॉप अप हो गए थे जिसके कारण से उन्होंने लॉस किया, वो अब थोड़ा खत्म हो गए। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट थोड़ा सा 500 रुपए के आसपास यदि स्टॉक मिलता है तो इसमें अब एवरेज करने की सलाह है। क्योंकि इंडिया की नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। तो जैसे ही आप देखेंगे इंश्योरेंस के जो बेस्ड स्टॉक है वहां बाइंग आएगा, तो स्टार हेल्थ में भी मोमेंटम आएगा। मेरी सलाह लॉस बुक करने की अभी बिल्कुल नहीं है स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटल अब इंप्रूव हो रहे हैं। तो 500 रुपए का इंतजार करिए और इसको एवरेज कर लीजिए। ठीक बात। तो ये अब इन लेवल्स पे या 500 के आसपास के जोन्स पर मुक्ता मैम अतिरिक्त खरीदारी करके पोजीशन को एवरेज करने की कोशिश करेंगे। इस बीच दिल्ली से मधुश्री मैम जुड़ती हुई। मधुश्री मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपकी पहली क्वेरी? या एनएलसी है मेरे पास 82 में 400 शेयर्स। नेवली लिग्नाइट के लिए कह रहे हो मैम? जी जी। एनएलसी इंडिया, सॉरी फिर से आप रिपीट करोगे मैम, किस भाव पे कितनी क्वांटिटी? 400 है, 82 रुपीस की कॉस्टिंग है मेरी। और ये लॉन्ग टर्म था या कभी ट्रेडिंग का मन था?
ये लॉन्ग टर्म था। हाँ आशीष सर, ठीक है, बाइंग से ज्यादा दूर नहीं है इस तरह के बाजार को देखते हुए। 82 की खरीद 78 79 ऑड लेवल्स पे इस समय कामकाज करता हुआ। एनएलसी इंडिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसे लगते हैं फंडामेंटल्स? पोर्टफोलियो में रखोगे आप या नहीं? मुझे तो लगता है कि एक बार रखे रहना चाहिए। एक तो 82 रुपए में खरीदा है और अभी 78 79 ही है, तो कोई इतना बड़ा गैप नहीं आया है। और इसके अलावा लिग्नाइट के प्राइसेस में जो हमने एक सॉफ्टनिंग देखी थी दिसंबर क्वार्टर में, अब दोबारा से चूंकि पावर सेक्टर की अच्छी डिमांड आ रही है तो वहां पर भी अच्छा ऑफ टेक है। तो जो उनका लॉस किया था उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में, मुझे लगता है वन ऑफ द, और मार्च से दोबारा से कंपनी ट्रैक पे आएगी। और अभी भी आप देखें तो 52 वीक अपना जो हाई से 15 रुपए नीचे चल रहा है स्टॉक, तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहें अभी, और 85 से 87 रुपए का वेट करें एग्जिट के लिए। मैम अगली क्वेरी कौन सी? अगली सुजलॉन है मेरे पास, 1000 शेयर्स, किस भाव पे? 7 रुपीज 50 पैसे। 7 रुपीज 50 पैसे पे सुजलॉन आपने खरीदा, क्यों खरीदा था? ये तो ट्रेडिंग के लिए खरीदा था। नहीं मतलब आप पीछे चार्ट ऊपर दिख देखते रहा हो था। या किसी ने बताया था कि सुजलॉन चलने वाला है? चार्ट्स भी थोड़े बहुत देखती हूँ और मेरे फादर मुझे गाइड करते हैं। भाई आशीष सर, फादर ने कहा सुजलॉन चलने वाला है, ऐसा है तो हम आधे से ज्यादा रिटेल जो है ना, खुशी की लहर दौड़ जाएगी, सबके पास माल फंसा हुआ है। हालांकि लकीली 7.5 वाला इनके लिए तो 30 पैसे वाकई चल भी गया है। क्या करना है? नहीं, मेरा मानना है 7.5 का स्टॉप लॉस रख के ही आप ट्रेड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सुजलॉन में, जो इक्विटी का साइज है इतना बड़ा हो अरे चुका बाप रे, हाँ। है। 4000 करोड़ शेयर बेकार, का क्या हो उनका गया? शेयर तो पानी पिलाओ कैपिटल फिर 2 गिलास जब तक। तो 4500 करोड़ के जब शेयर कैपिटल है और इतने सारे शेयर्स मार्केट में, तो 25-50 पैसे का ये मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिलेगा। प्लस कंपनी कंटिन्यूस अभी भी लॉस करती आ रही है, तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट 7 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे और 8.30 8.40 का एक बार टारगेट रखे। बिना स्टॉप लॉस के सुजलॉन में ट्रेड ना करने की सलाह है। चलिए इस नोट पर मधुश्री मैम, मुक्ता मैम, नीता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने। आप चाहो तो रुक सकते हो, एक इंटरेस्टिंग खबर है यार सबके लिए। मनीषा आपको इस समय आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और नीचे टिकर चला रहा है एक ब्रेकिंग न्यूज। एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमतें 60,000 रुपए के पार इस समय कामकाज करती हुई। इस समय का करंट भाव स्क्रीन पर आ रहा है 1.25% का जंप, हिस्टोरिक हाइस। बीवी डांटेगी, उसने कहा था खरीद लो मेरे लिए कुछ, अब फंस गया मैं। और अच्छी बात है क्योंकि आपको ले ही लेना चाहिए था। अब तो गड़बड़ हो गई। जिस तरह की इस साल की शुरुआत थी, हमें मालूम था कि इक्विटीज नीचे जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, और जिस तरह की दिक्कतें फंसी हुई थी, सोना आपकी स्क्रीन पर फिलहाल ऑल टाइम हाइस पर है। 60,000 के स्तर हमने बहुत आसानी से यहां पर निकलते हुए देखे हैं। और आपको ये बता दें कि सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूके में भी सोने में आज हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। यूएस मार्केट्स की बात करें तो $2,000 से यहां पर भी ये बहुत दूर नहीं है, तो हम 11 महीने के हाइज पर तो हैं ही। और आपको याद दिला दें कि यूएस में ऑल टाइम हाई सोने में $2,060 प्रति आउंस के आसपास बना था, तो वहां से हम थोड़ा सा अभी दूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी हमने यहां पर भारतीय बाजारों में आते हुए देखी है। 3 मेन वजह हैं, एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, दूसरा जिस तरह का बैंकिंग की कंसर्न्स हैं, और $2 ट्रिलियन की लिक्विडिटी मार्केट्स में क्रिएट की गई है, उसका फायदा सोने को मिला। और तीसरी बात, अब बाजार ये मान चुका है कि वेडनेसडे को जब यूएस फेड की मीटिंग होगी तो उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर नहीं होगी, उसका फायदा भी हमने यहां पर सोने में आता हुआ देखा है। और उठापटक आप यहां पर जरूर आता हुआ देखेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जून जुलाई में बाजार मानता है कि और तेजी देखने को मिलेगी। 62-63 हजार के जो स्तर हैं वो अब यहां पर बाजार में हमने आते हुए देखे हैं, यानी कि सेकंड क्वार्टर आपके लिए और भी तेजी का यहां पर सोने के लिए हो सकता है। भाई साहब तेजी, इसका मतलब और तूल पकड़ने जा रही है। 60,000 रुपए के पार सोने के भाव इस समय, और आने वाले अगले एक क्वार्टर में शायद यहां से और एग्रेसिव लेवल्स। डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ना, बैंक का कंसर्न जो बढ़ रहा है, उससे सेफ्टी की अपील जो है सोने की ओर बढ़ती हुई, और 25 बिप्स की दरें बढ़ेंगी। कहीं कहीं तो स्टेटस को तक की बातचीत कर रहे हैं इस बैंक के इश्यूज के बीच में। खैर आशीष सर, मैम के लिए आपने खरीदा था समय पे सोना? वही प्रॉब्लम हो गया कि मुझे उन्होंने कहा 57,000 रुपए पे ले लो, तो मैंने भी कहा कि बहुत महंगा हो गया, वेट करते हैं 55,000 का। तो जैसा हम स्टॉक मार्केट में करते हैं ना, कि थोड़ा सा नीचे आ जाता है तब तो स्टॉक को लेने की सलाह देते हैं, तो वहां पे भी इस बार सलाह देती है और वो गलत साबित हुई अनफॉर्चुनेटली। आशीष
वो हमें तो उस टाइम पे महंगा लग रहा था, अब गलती हो गई। 60,000 के ऊपर इस समय सोने के भाव आपको नजर आएंगे। खैर चलिए, इस पे अच्छा, राजीव पोपले ग्रुप के राजीव जी जुड़ते हुए इस समय। राजीव जी, वो हम सब से गलती हो गई, समय पे नहीं खरीदवाया। कहाँ जाते हुए देख रहे हैं भाई आप? अभी भी लेने का समय है, अब छोड़ दूं? सोना हमेशा अच्छा समय होता है लेने का, और जब आप सोना लेते हो वही समय अच्छी होती है। तो इक्विटी में ऐसा होता नहीं हमारे साथ। इक्विटी में जब हम लेते हैं तो गिरने लगता है, सोने में ऐसा नहीं होगा, आप बेसिकली कह रहे हो। सोने में आपकी वाइफ की मुस्कुराहट हो जाती है ना साथ में, तो इक्विटी कंपैरिजन नहीं होती है उसमें। पर अब तक ऐसा होता था कि मेरी चली जाती थी, उनकी आ जाती थी। इस केस में होता कि हम दोनों की आती, अगर समय पे ले लिया होता। राजीव सर, क्या लग रहा है? 60,000 ऑलरेडी अब स्क्रीन पे दिख रहा है। 7,075 के आसपास के लेवल्स पे सोना कामकाज करता हुआ। मनीषा ने तमाम पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए जो तेजी तूल पकड़ रही है। आप लोग कहां जाता हुआ देख रहे हो सोना? 60,000 तो क्रॉस हो चुका है मार्केट वाइज, तो हम इसे प्लस ही जाएंगे। अक्षय तृतीया की सीजन आती है हमारे लिए अगले महीने, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाती है सीजन वाइज। एंड कमोडिटी वाइज मोस्ट लुक्रेटिव कमोडिटी है एज ऑफ नाउ। सिर्फ क्या होते हैं, जब 60,000 जैसे क्रॉस होती है थोड़ी पॉज होगी मार्केट में, बिकॉज कंज्यूमर्स स्टेबिलिटी चाहते हैं कोई भी रेट्स में, तो वहाँ एक पॉज आएगी थोड़े वक्त के लिए। बट जैसे ही इंप्रूवमेंट आएगी कमोडिटी में, कंज्यूमर डिमांड और बढ़ जाती है ऑन अ ग्रोइंग कमोडिटी। तो जैसे उन्हें कॉन्फिडेंस आएगी कि मेटल हमारी और बढ़ रही है, वो इमीडिएटली बाइंग करना शुरू कर लेंगे। एंड दैट इज टिपिकली हाउ इट हैपेंस इन इंडियन कंज्यूमर मार्केट। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पे शायद पॉज आता हुआ नजर आया, लेकिन इवेंचुअली पोपले साहब भी मानते हुए कि तेजी तूल पकड़ सकती है सोने की यहां से भी। अच्छा पोपले साहब, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ पुराने भाव पे सोना पड़ा है क्या आपके पास? हमेशा हम दोनों का बड़ा है, बेचेंगे हम आज के भाव में। ये तो गड़बड़ हो रही है, आज के भाव में बेचेंगे। ठीक है राजीव सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लेकिन गजब के लेवल, सोना 60,100 पर अब इस समय रिकॉर्ड हाइस पर सोने का कामकाज होता हुआ। इस बीच आशीष महेश्वरी सर अगर बैठे तो उनको भी प्लीज थैंक करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। पेन वैसे का वैसे ही है। 860 पे था निफ्टी उस समय जब हमने शो की शुरुआत करी थी। 850 860 के जोन्स पर इस समय भी निफ्टी कामकाज करता हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स के बहुत करीब, पर उन जोन्स को अब तक उसको रिस्पेक्ट करते हुए बेसिकली 800 850 के उन लेवल्स को। मिड कैप्स थोड़े ज्यादा पेन में, अब 0.25% के आसपास ही कमजोरी के साथ मिड कैप्स ट्रेड कर रहे हैं, पर इंडेक्स से ज्यादा अच्छा है। मैं दिखाते जाऊं आपको मार्केट की ब्रेथ। ये देखिए कहां शुरू हुए, डिटोरिएशन शुरुआत से हो गया और अब जैसे जैसे डे प्रोग्रेस कर रहा है वो डिटोरिएशन ब्रेथ का और बढ़ रहा है। डिटोरिएशन से मेरा मतलब है जितने चढ़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं, और इस समय वो स्थिति 1:4 से ज्यादा खराब है। पर वो कह लीजिए मोटा मोटी कि 15-20% शेयर्स हरे में है, 80-85% शेयर्स लाल निशान में इस समय कामकाज करते हुए। इस तरह की ब्रेथ हो रही है, इस तरह का मूड माहौल बन रहा है। जब कोई बैंक को बचाने की कोशिश चल रही थी उस पर भी हम पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए भाई, शो खत्म करा जाए। ये जो मिड कैप्स का यूनिवर्स है, ब्रॉडर मार्केट्स हैं, इन पर तो डिटेल में चर्चा होगी। शो का नाम ही है मिड कैप मंत्र। देखिएगा ब्रेक के उस पार।